हाँ भाई, लल्ला एंड लल्लियो। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे टेरिलिन को, और हमने औद्योगिक महत्व के बहुलकों के बारे में बात की थी। कुछ बहुलक हमने जैसे पीवीसी, पॉलीएथीन, अल्प घनत्व पॉलीथीन, उच्च घनत्व पॉलीथीन ये कंप्लीट कर लिए थे। टेरिलिन पर चल रहे थे हम, और टेरिलिन को मैंने बताया था आपको कि जो टरथेलिक अम्ल होता है और इसके अलावा हमारा एथिलीन ग्लाइकोल होता है, दोनों आपस में संघनन बहुलीकरण करते हैं, और संघनन बहुलीकरण के दौरान टेरिलिन या डेक्रोन का निर्माण हो जाता है। जिस प्रकार हमने टेरिलिन या डेक्रोन बनाया था, उसी प्रकार टरथेलिक अम्ल की जगह यदि थैलिक एसिड ले लिया जाए तो एक और बहुत काम का बहुलक ग्लिप्टल बन जाता है। देखो उसको भी देख लेते हैं। हालांकि तुम्हारी आरबीएससी के सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन पूछ लिया जाता है फिर भी। तो ग्लिप्टल की बात कर रहा हूं मैं। ग्लिप्टल CH2CH2OH, ये मेरा एथिलीन ग्लाइकोल, और इस एथिलीन ग्लाइकोल के N मॉलिक्यूलों के साथ जो मैंने टरथेलिक अम्ल लिया था उसके स्थान पर मैं थैलिक एसिड ले लेता हूं। अब थैलिक एसिड क्या होता है, तो दोनों में आप डिफरेंस समझो पहले। तो देखो मैं यहां पर डिफरेंस बताता हूं आपको। एक बेंजीन वलय होती है, इसके C डबल बॉन्ड OH, और यहां पर भी C डबल बॉन्ड OH। इसको तो टरथेलिक अम्ल बोला जाता है, जैसे टेरिलिन का निर्माण किया था। और यदि मैं इस बेंजीन वलय को ये यहाँ पर ना लगाकर इस बेंजीन वलय की पोजीशन चेंज कर देता हूँ, इस बेंजीन वलय की पोजीशन को चेंज कर देता हूँ, इसको इस तरह से लगा देता हूँ, तो ये आपका थैलिक एसिड बन जाता है। देखो ध्यान, अंतर क्या है। जैसे इस कार्बन से अटैच है तो 1 2 3 4 पर अटैच है दूसरा, और यहाँ पर इस कार्बन से अटैच है तो 1 2 पर। तो 1 और 2 पर यदि कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसे को थैलिक एसिड बोलो, और 1 और 4 पर है तो इसे टरथेलिक एसिड हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर मेरे द्वारा लिया जाएगा कौन सा एसिड, अब टरथेलिक एसिड। ठीक है, चलो तो यहां से मैं बेंजीन रिंग को जोड़ देता हूं, C डबल बॉन्ड OH, इसके भी N मॉलिक्यूल। जब इसका बहुलीकरण करवाया जाता है तो बहुलीकरण कराने पर यहाँ से H, यहाँ से कंप्लीट OH, यहाँ से आपका H निकल जाएगा, यहाँ से OH निकल जाएगा। ठीक है, चलो जोड़ते चलो। O CH2 CH2, इसके बाद डायरेक्ट क्या आएगा, O C डबल बॉन्ड O, फिर इसके बाद C डबल बॉन्ड O, और पूरे पर क्या लगा दोगे आप, N। ये आपका एक ग्लिप्टल बन जाता है। होते तो ये धागे ही हैं, रेसे ही हैं टेरिलिन के समान, लेकिन उससे डिफरेंट होता है। ठीक है, तो टेरिलिन की तरह ही है, बस याद आप रख लोगे कि टरथेलिक अम्ल की जगह थैलिक एसिड काम में ले लिया जाता है। ठीक है, बस ये आपको याद रखना है। आगे भी आप पढ़ोगे थैलिक एनहाइड्राइड वगैरह ये चीजें आएंगी आपकी, हाफमान ब्रोमाइड, थैलिक एनहाइड्राइड का ही नेम रिएक्शंस में काम में लिया जाएगा आगे चलकर। ठीक है, ग्रेविल थैलिमाइड अभिक्रिया आ जाती है, तो एमीन वाले चैप्टर में उनको हम पढ़ेंगे। अभी आपने देख लिया कि टेरिलिन के समान ही ग्लिप्टल होता है। हाँ भाई, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अगले बहुलक की। नेक्स्ट हमारा आ जाता है औद्योगिक बहुलकों में नायलॉन 6 नहीं, ओनली 6, नायलॉन 6। इसकी एकलक इकाई क्या होती है, इसकी एकलक इकाई होती है एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। लैक्टोन मत कर देना, लैक्टोन तो जैव निम्नीकृत बहुलक हो जाएगा। ठीक है, कैप्रोलैक्टोन, पॉलीकैप्रोलैक्टोन बनाया था जिससे जैव निम्नीकृत बहुलक होता है पॉलीएस्टर। ये क्या है, एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। ये एक, इसमें एमाइड बॉन्ड पाए जाते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। एमाइड बंध, एमाइड बंध क्या होते हैं, C डबल बॉन्ड O NH, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर उपस्थित होता है। याद करो प्रोटीन में हमने अल्फा एमिनो एसिड पढ़ा था, वहाँ पर एमाइड के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, पॉलीएमाइड, एमाइड।
अच्छा, एकलक हो गया एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। क्या होता है देखो, मैंने आपको पहले भी बता दिया था, इसकी एकलक इकाई इस तरह से आप रख लोगे, CH2 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 और ये बंद। ये एमाइड है और इसमें 5 CH2 समूह मैंने आपके जोड़ दिए हैं। इसको यहाँ से आप ब्रेक कर दोगे, बहुलीकरण करवाओगे जब, इसके N मॉलिक्यूल हैं, यहाँ से ब्रेक किया तो ये आपका क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 CH2 और फिर आपका NH, ठीक है, और फिर यहाँ से वैलेंसी आपकी फ्री हो जाएगी। अब पूरे पर क्या लगा दोगे, N। अब आप कहोगे ये वाला बॉन्ड तो आया नहीं, तो भाई एक बात बताओ, अब यहाँ से बाद ये फिर रिपीट होगा, तो यहाँ पर अब क्या आएगा, यदि मैं इसको और आगे बढ़ाऊँ तो C डबल बॉन्ड हो, फिर CH2 का होल 5, फिर NH, फिर C डबल बॉन्ड हो, CH2 का होल 5 NH, तो NHCO बॉन्ड यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। इसको बोला जाता है नायलॉन 6 क्यों बोला गया, क्योंकि 5 कार्बन एटम यहाँ पर है और 1 कार्बन एटम यहाँ पर है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 6, इस कारण नायलॉन 6 इसको बोला जाता है। और इसका नाम है एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम, एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम, ठीक है। चलो, अच्छा, एक ही प्रकार की एकलक इकाई काम में आई है, इस कारण ये क्या है, एक समबहुलक। क्या है ये, समबहुलक। सह क्या होते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार की एकलक इकाई यूज में होती है, यहाँ पर एक ही प्रकार की एकलक इकाई यूज में हो रही है, इस कारण इसको समबहुलक बोलेंगे हम। अच्छा, कोई सह उत्पाद बनाए क्या, नहीं, तो ये योगात्मक बहुलीकरण है, योगात्मक बहुलीकरण, ठीक है, एडिशनल पॉलीमराइजेशन है ये। चलो नेक्स्ट बात आती है, उपयोग क्या क्या होते हैं इसके, उपयोग क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये क्या होते हैं, रेसे होते हैं, तो ये उच्च तनन सामर्थ्य वाले रेसे होते हैं। मतलब इनकी तनन सामर्थ्य कैसी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो उच्च तनन सामर्थ्य वाले ये रेसे होते हैं। वाइट कलर के होते हैं, रेसों का कलर कैसा होता है, सफ़ेद और क्रिस्टलीय, सफ़ेद क्रिस्टलीय रेसे होते हैं ये। अम्ल और क्षार जो होते हैं, अम्ल कौमा क्षारों के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, मतलब अम्ल और क्षारों के प्रति क्रिया नहीं करते, उनसे रेजिस्टेंस उत्पन्न करते हैं, प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं और उनसे इतने ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं, ठीक है। वाहनों में इनका उपयोग किया जाता है, वाहनों में, और वाहनों में भी किस में, गियर वगैरह बनाने में, गियर बनाने में उपयोग में लेते हैं। इसके अलावा जो हमारी टूथब्रश आती है ना, उसके जो दांते होते हैं उनमें भी इनको काम में ले लिया जाता है, रस्सी बनाने के काम में इनको ले लिया जाता है, ठीक है। तो टूथब्रश कॉमा रस्सी कॉमा वायलिन इत्यादि के तारों के निर्माण में इसको काम में लिया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, यह एक पॉलीएमाइड होता है, पॉलीएमाइड होता है। आपसे कोई पूछे कि 2 पॉलीएमाइडों के नाम लिखो या 3 पॉलीएमाइडों के नाम लिखो, तो जो भी नायलॉन है वो सब पॉलीएमाइड हैं, चाहे आपका नायलॉन 6 हो, चाहे नायलॉन 6 हो, चाहे नायलॉन 2 को नायलॉन 6 हो, जो कि जैव निम्नीकृत में हम पढ़ चुके हैं, ग्लाइसिन और एमिनो कैप्रोइक अम्ल के संघनन बहुलीकरण से बनता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है नायलॉन 6, एकलक इकाई एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम, एमाइड बॉन्ड इसमें पाया जाता है, ये एक पॉलीएमाइड है। एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम का योगात्मक समबहुलीकरण किया जाएगा तो नायलॉन 6 का निर्माण होगा। उच्च तनन क्षमता वाले रेसे बनाने में इनका उपयोग होता है, या इनके रेसे उच्च तनन क्षमता वाले होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, क्रिस्टलीय होते हैं, अम्ल और क्षारों के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, मतलब उनसे रिएक्ट इतनी आसानी से नहीं करते हैं। वाहनों के गियर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, टूथब्रश, रस्सी, वॉयलिन इत्यादि के तारों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो काफ़ी काम का आपका ये बहुलक होता है नायलॉन 6, क्लियर है। चलो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे
दूसरे पॉलीएमाइड की, जो कि इसी ग्रुप का है या इस जैसा ही है, नायलॉन 6,6। देखो अब मेरा काम तो यही है कि मैं 6 को कॉमा लगाकर एक और 6 लगा दूंगा, पर आप मत कर लेना कहीं उसी में 6 और लगा दो। ठीक है, आपको अगले से लिखना है। अभी आप उतार रहे हो तो उनको उतार लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना और कॉपी आराम से करते रहना। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब बात आती है हमारी नायलॉन 6,6 की। अच्छा, नायलॉन 6,6 में 2 बार 6 लिखने में आया है, तो ये 6 और 6 कार्बन एटम की नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। अब कार्बन नंबर कैसे, देखो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर एकलक इकाई क्या होगी। तो मोनोमर इसके होते हैं आपके, एक तो होता है हेक्सा मैथिलीन डाई एमीन, दूसरा होता है एडिपिक अम्ल। कम से कम 4 या 5 बार तो ये आ चुका है और फिर से आपका ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, अच्छा 2 प्रकार की एकलक इकाई है अलग अलग, इस कारण ये बहुलक कैसा है, ये आपका सह बहुलक। ठीक है, सह बहुलकन या सह बहुलक यहां पर होगा। नेक्स्ट बात आती है हेक्सा मैथिलीन डाईएमीन। डाईएमीन मतलब 2 NH2 समूह है, दो यानी कि 2 क्रियात्मक समूह है। एडिपिक अम्ल में भी 2 कार्बोक्सिलिक एसिड समूह होते हैं, COOH समूह। तो इसका मतलब ये एक संघनन बहुलीकरण है। कैसे पता चल गया संघनन बहुलीकरण है, कि जब 2 या 2 से ज्यादा क्रियात्मक समूह वाली एकलक इकाइयां उपस्थित होती हैं तो वो अपने साथ साथ जब बहुलीकरण करती हैं तो मुख्य उत्पाद तो बनता ही बनता है, साथ में कोई सह उत्पाद भी बाहर निकलता है, तो ये संघनन बहुलीकरण होगा। ठीक, चलो बहुलकन करते हैं। हेक्सामेथिलीन डाईएमीन को लिख लें, ये एक NH2 CH2 का 6 मॉलिक्यूल और NH और इसके N मॉलिक्यूल, ये आपका हेक्सामेथिलीन डाईएमीन। प्लस एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड को क्या लिखोगे, OH C डबल बॉन्ड O और यहाँ से आप जोड़ दोगे CH2 का होल 4 C डबल बॉन्ड OH, इसके भी आप N मॉलिक्यूल ले लोगे, ये आपका एडिपिक एसिड। ये 12th बोर्ड के एग्जाम में एडिपिक एसिड का IUPAC नाम पूछा जा चुका है। ठीक है, IUPAC नोमेनक्लेचर आता है ना आप पे, कितने कार्बन एटम है इसमें, 6 कार्बन एटम। क्लियर है, कितने कार्बन एटम है, 6 कार्बन एटम। मैं इसको खोलकर लिखता हूं थोड़ा सा, देखो ये क्वेश्चन पुटअप किया जा चुका है। 1 2 3 4 और 5 पर सीधा OH, तो 1 2 3 4 5 6। अच्छा, यहां से भी COOH है, यहां से भी COOH है, काउंटिंग आप कहीं से भी कर सकते हो, जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक, क्लियर है यहां तक। अब 6 कार्बन एटम है, इस कारण इसको मैं क्या बोल दूंगा, हेक्सा। 6 कार्बन एटम है इसलिए, चलो एक सेकंड, हेक्सा नहीं, मैं IUPAC कर रहा हूं। IUPAC में 6 कार्बन एटम को क्या बोला जाता है, हेक्स, सॉरी क्या बोला जाता है, हेक्स। सभी एकल बॉन्ड है, देखो इसको मत कहते ना डबल बॉन्ड, ये तो क्रियात्मक समूह में कार्बन और ऑक्सीजन है। चेन में देखो आप सभी सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एन। फिर 1 नंबर पर COOH है और 6 नंबर पर COOH है, तो 1,6 कितने हैं, 2, 2 को क्या बोला जाता है, डाई। और क्या है दोनों, COOH का नाम क्या बता रखा था, ओइक एसिड, तो 1,6 डाई ओइक अम्ल। ठीक है, हेक्सेन 1,6 डाई ओइक अम्ल, ये इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नाम, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, बाद में जब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर पढ़ाया जाएगा उस समय हम डिटेल में बात करेंगे और IUPAC अच्छी तरह से सीखेंगे। ठीक, तो हेक्सामेथिलीन डाईएमीन और एडिपिक अम्ल का संघनन बहुलीकरण करवाते हैं हम। इधर से तो आपका H निकल जाएगा, इधर से H ही निकलेगा, क्यों, OH तो है ही नहीं है। यहाँ से आपका OH और यहाँ से आपका OH ही जाएगा।
क्या बनेगा बोलते चलो, NH फ्री, CH2 का होल 6, NH, H गया, OH गया, सीधा C डबल बॉन्ड O, फिर उसके बाद CH2 का होल 4, C डबल बॉन्ड O, ऊपर लगाओ नीचे लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, जहाँ पर भी आप लगाना चाहो लगा लो, घर की सरकार है आपकी, प्लस H2O, ठीक है। NH2O नहीं, N-1H2 होंगे, क्योंकि जहाँ पर भी ये श्रृंखला का एंड होगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक OH इधर लास्ट में रह जाएगा, इधर H रह जाएगा, तो N-1H2O यहाँ पर बाहर निकलते, तो मैं डायरेक्ट H2O ही लिख दिया आपका। तो ये है आपका नायलॉन 6-6। अब 6-6 क्यों बोला, क्योंकि पहली इकाई में 6 कार्बन है, ये तो नाइट्रोजन है, और दूसरी इकाई में भी 4 कार्बन तो ये है और 5 और 6 कार्बन है, तो ये यहाँ पर जो नंबर लिखे रहते हैं वो नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। नायलॉन 6-6 एक धागे होते हैं, रेसे होते हैं, और ये प्लास्टिक की तरह भी यूज होते हैं और धागों की तरह भी यूज होते हैं, और इनसे पैराशूट का निर्माण किया जाता है, या पैराशूट के जो धागे आते हैं वो इससे बनाए जाते हैं, नायलॉन 6-6 से। वस्त्र बनाए जाते हैं इससे, ठीक है, ऊन के विकल्प के रूप में इससे वस्त्र बनाए जाते हैं, जो आप मोटे मोटे जैकेट पहनते हो ना काले काले रंग के सर्दियों के दिनों में, वो इसी से बने हुए आते हैं। आप बोलते भी हो नेपाली मार्केट वगैरह कहीं जाते हो जो कि पैराशूट के कपड़े में देखा, तो वो इनसे ही बनाए जाते हैं, यही रेसे होते हैं वो, ठीक है। पैराशूट का निर्माण किया जाता है, रस्सी इनसे बनाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो टायर होते हैं, टायरों के धागे भी इससे बनाए जाते हैं, तो बहुत उपयोगी बहुलक होते हैं, और ये प्लास्टिक की तरह भी यूज में ले लिए जाते हैं, और इसके अलावा ये रेसे के रूप में भी यूज में लिए जाते हैं। नेक्स्ट बात, उच्च तनन सामर्थ्य वाले रेसे होते हैं, मतलब तनन सामर्थ्य इनका कैसा होता है, बहुत उच्च होता है, और कई चीज़ें इनसे बनाई जाती हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर रेसे हैं ये, और जो तुम्हारे वाद्य यंत्र आते हैं, गिटार, वायलिन, सितार, इनके रेसे जो इनके धागे होते हैं वो तो बनाए जाते थे किससे, नायलॉन 6 से, और रस्सियाँ, पैराशूट की डोरियाँ या नॉर्मल टायरों के धागे ये बनाए जाते हैं नायलॉन 6-6 से, ठीक है। ये भी आपका एक पॉलीएमाइड होता है, क्या है ये, पॉलीएमाइड। कैसे, आप देख सकते हो यहाँ पर CONH बॉन्ड है और N मॉलिक्यूल है, N का मतलब पॉली और इस बॉन्ड का मतलब क्या हो जाता है, एमाइड, ठीक है। तो ये भी एक पॉलीएमाइड है, और कंटिन्यू अलग अलग श्रृंखलाएं जुड़ रही हैं, तो संघनन बहुलीकरण है। सह बहुलक क्यों अलग अलग है और संघनन क्यों है, क्योंकि मुख्य उत्पाद के साथ साथ सह उत्पाद भी बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो ये आपका नायलॉन 6-6 हो जाता है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, और एक आध बार नहीं, कम से कम 5 या 6 बार अब तक पूछा जा चुका है बोर्ड के एग्जाम में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आप इसको कॉपी करोगे, मैं साइड में हट जाता हूँ, ठीक है, आप आराम से इसको उतार लो। अब भाई ऐसे उतारने का मौका मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैं खड़ा हुआ रहूँगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, पॉज कर लिया करो वीडियो को, और फिर आराम से बैठ के उतारा करो। क्लियर है, इरेज कर दूँ, चलो ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा औद्योगिक बहुलक आता है वो हम लेते हैं अब टेफ्लॉन। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन, एथीन, इसका एक और नाम टेफ्लॉन, ठीक है। चलो इसकी एकलक इकाई क्या हो जाएगी भाई, इसकी एकलक इकाई हो जाएगी आपकी CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम क्या है, अरे सॉरी उल्टा लिख दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 नहीं, दोनों हाइड्रोजनों को रिप्लेस करो किसके द्वारा, फ्लोरीन के द्वारा, तो नाम होगा टेट्रा, यानी 4, 2 और 2 4 हो गए फ्लोरीन, तो टेट्रा फ्लोरो
एथीन, फ्लूओरो भी बोल सकते हो, तो टेट्राफ्लोरो एथीन। एक ही प्रकार की एकलक इकाई काम में आ रही है, इस कारण समबहुलक होगा। कैसा होगा? समबहुलक। ठीक है, होमोपॉलीमर है। नेक्स्ट बात, कोई भी सह उत्पाद बाहर नहीं निकलता है, केवल मुख्य उत्पाद बनता है। जल्दी बताओ कौन सा हो जाएगा? तुरंत आंसर आना चाहिए बोलते ही। योगात्मक बहुलीकरण। क्या होगा? योगात्मक बहुलीकरण। नेक्स्ट बात, बहुलक बना लेते हैं, CF2 डबल बॉन्ड CF2। कुछ परऑक्साइड वगैरह भी आप डाल सकते हो जिनकी प्रेजेंस में यह अभिक्रिया हो जाती है। N मॉलिक्यूल में यहाँ पर लूँगा, तो इसको बनाना तो मैंने बड़ी आसानी से आपको समझा रखा है। डबल बॉन्ड की जो बैलेंस है इसको खोल के दोनों साइड फ्री कर दो आप, और जैसे ही आप फ्री करोगे तो CF2 पूरे पर होल पावर N लगा दोगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा? पॉली टेट्रा फ्लोरो एथीन या फिर टेफ्लॉन। बहुत ही ज़्यादा काम का पॉलीमर है ये। और क्या क्या काम हमारे आता है? तो सबसे पहली बात तो क्रिस्टलीय होता है, और उससे भी ऊपर की बात, जो प्रबल एसिड है HNO3, सांद्र HNO3 जैसे प्रबल अम्ल में भी विलयशील या घुलनशील नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एसिडों के साथ आसानी से क्रिया नहीं करता है। इसके अलावा उच्च ताप पर स्थायी होता है, मतलब हाई टेम्परेचर को अपने अंदर सहजने की शक्ति इसके अंदर होती है। उच्च ताप पर भी गलता नहीं है, पिघलता नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, उच्च ताप पर भी कैसा होता है? स्थायी होता है। क्षारों में या उच्च सांद्रता वाले संश्लेषित क्षारों में कॉमा कार्बनिक क्षारों में नहीं, क्षारों से कॉमा कार्बनिक विलायकों से अभिक्रिया नहीं करता है। इनके साथ आसानी से रिएक्शन नहीं करता है, ना तो कोई कार्बनिक क्षार के साथ रिएक्ट करता है, ना ही कोई कार्बनिक विलायक के साथ आसानी से रिएक्ट करता है। अच्छा, विद्युत रोधी होता है, करंट वरंट नहीं आता है। स्नेहक के रूप में भी यूज में लिया जाता है। स्नेहक मतलब कई कलपुर्जे वगैरह होते हैं ना, जंग पकड़ जाते हैं, तो उनमें डाल दिया जाए। जैसे आप ऑयल वगैरह डालते हो स्नेहक के रूप में, ल्यूब्रिकेंट, तो उसके रूप में भी ये काम करता है। ठीक है, और सबसे बड़ा उपयोग इसका क्या है, जिसको आप सुनने को बेताब हो रहे हो, तो वो है नॉन स्टिक बर्तन बनाने में काम आता है। देखें नॉन स्टिक बर्तन, भाई कई बार ऐसा होता है खाना बनाते जब हम ऑयल वगैरह नहीं डालते तो खाना चिपक जाता है। ठीक है, आजकल ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि यदि आप चीज़ वगैरह जो होती है ना, चीज़ का मतलब नहीं टॉफ़ी खा ली, वही चीज़ दूध से बनती है चीज़। ठीक है, तो जो चीज़ होती है उसको भी यदि आप पैन में रख के पिघलाओगे तो वो भी नहीं चिपकती। एडवर्टाइज आप देखते होंगे, नाप्तोल, होमेटीन वगैरह ये आते हैं एडवर्टाइज, इन पर खूब नॉन स्टिक बर्तनों के, कढ़ाई आती हैं, पैन आते हैं उनमें। तो नॉन स्टिक बर्तन जो आते हैं उनके ऊपर जो ब्लैक कलर की या रंग बिरंगी पॉलिश चिड़ी हुई आती है, 3 लेयर की भी होती है, 5 लेयर की भी होती है। जितनी ज़्यादा मोटी लेयर वाली लोगे उतना ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो उन पर क्या, खाना चिपकता नहीं है, चाहे आप बिना ऑयल के ही बनाओगे तो भी खाना कभी चिपकेगा नहीं उन पर, और मांजने की भी जरूरत नहीं है, कपड़ा फिर तो साफ़ हो जाते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों को ऑयल से प्रॉब्लम होती है उनको तो नॉन स्टिक बर्तन यूज में लेने चाहिए। लेकिन ये क्या है, टेम्परेचर को उच्च ताप पर स्थायी तो होते हैं, 100-125 डिग्री तक तो ये सहन कर जाते हैं, लेकिन 300 डिग्री से ऊपर के ताप पर ये क्या है, विघटित होने लग जाते हैं। मतलब 300 डिग्री तक ये सहन करने की कैपेबल होते हैं, उससे ऊपर यदि आपने कर दिया तो ये मामला खराब कर देंगे। अच्छा, आपने कभी सुना है कि हलवाई आया हमारे घर और इतनी बड़ी कढ़ाई या परछा जो भी लाया वो नॉन स्टिक लेके आया, या हमने कोई टेंट वाले की दुकान से परछा नॉन स्टिक मंगाया? देखें कभी बड़े बड़े परछे नॉन स्टिक? क्यों नहीं होते? क्योंकि भाई भट्टी का टेम्परेचर 300 से ज़्यादा हो जाता है। अब टेम्परेचर इतना हैवी हो जाएगा तो पता चलेगा रसगुल्ले के ऊपर टेफ्लॉन की कोटिंग चढ़ी हुई आ गई और आप टेफ्लॉन को खा रहे हो बढ़िया मज़े से।
ठीक है, तो रसगुल्ला ही खाया करो, टेफलॉन नहीं। तो जो ब्लैक कलर की पॉलिश चिड़ी हुई आती है ना, ये नॉन स्टिक पैन वगैरह होते हैं या फिर कढ़ाई होती हैं, बहुत सारे बर्तन आने लग गए आजकल नॉन स्टिक, तो उन पर ये टेफलॉन की पॉलिश चिड़ी हुई आती है, 3 लेयर की, 5 लेयर की, जो कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी यूज में आने लग गए हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन टेफलॉन। एकलक इकाई टेट्राफ्लोरोएथीन है, समबहुलकन है, योगात्मक बहुलीकरण है, क्योंकि कोई भी संयोत्पाद साथ में नहीं बनता है। तो टेट्राफ्लोरोएथीन के बहुलकन से पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन या टेफ्लॉन का निर्माण हो जाता है। क्रिस्टलीय होता है, सांद्र HNO3 में विलयशील नहीं होता है। ये उच्च ताप पर भी स्थायी होते हैं, क्षारों से और कार्बनिक विलायकों से आसानी से क्रिया नहीं करते हैं। इसके अलावा विद्युत रोधी होते हैं, तो वायर वगैरह के ऊपर यूज में लिए जाते हैं, उनके कोटिंग चढ़ाने के लिए तारों के। स्नेहक होते हैं, स्नेहक की तरह या ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज में होते हैं। नॉन स्टिक बर्तन बनाने में इनका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो ये आपका जैव निम्नीकृत बहुलक हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कौन सा, टेफ्लॉन। तो अभी तक हम लगभग 6 या 7 औद्योगिक महत्व के बहुलक कंप्लीट पढ़ चुके हैं। जैसे पॉलीथीन में भी हमने 2 पढ़े थे, उच्च घनत्व पॉलीथीन, अल्प घनत्व पॉलीथीन। पॉलीवाइनिल क्लोराइड हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमने टेरिलिन या डेक्रोन पढ़ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम ग्लिप्टॉल जो कि पढ़ चुके हैं। टेरिलिन या डेक्रोन जैसा ही होता है, रेसे होते हैं। ठीक है, पॉलीएस्टर होता है वो। फिर इसके बाद हमने पॉलीएमाइडों में एंट्री की, तो नायलॉन 6 हो गया हमारा, नायलॉन 6 कंप्लीट हो चुका है, और एंड टेफ्लॉन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आ जाता है बेकेलाइट। ठीक है, कि बेकेलाइट का निर्माण कैसे किया जाता है। सबसे मजबूत आपके जो ताप दृढ़ बहुलक होता है बेकेलाइट, उसका निर्माण कैसे किया जाता है। तो नॉर्मली ये प्रोसेस नहीं होती है बेकेलाइट बनाने की। बेकेलाइट बनाने की प्रोसेस थोड़ी अलग है, तो उसको हम डिटेल में देखते हैं। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुलक है आपका नेक्स्ट बेकेलाइट, जो कि ताप दृढ़ बहुलक होता है, थर्मोसेटिंग। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा बेकेलाइट। इसका एक और नाम होता है फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन भी इसको बोला जाता है। एक्चुअली फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन में क्या होता है, जब फिनॉल की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ की जाती है, तो देखोगे आप क्या होता है, जब हम फिनॉल की अभिक्रिया, ये होता है आपका एक्चुअली फिनॉल, देखो ठीक है, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा दो कोई से भी कार्बन पर, और फॉर्मेल्डिहाइड होता है आपका HC डबल बॉन्ड H। इसको हम बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड समूह है और एक कार्बन से फॉर्मेल्डिहाइड बोला जाता है, या मेथेनेल्डिहाइड या मेथेनेल। ठीक है, तो फिनॉल और ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल की जब हम क्रिया करवाते हैं, तो आप देखोगे कि ये जो फिनॉल है इसका प्लस आर इफेक्ट होता है। प्लस आर, अब ये चीज क्या आ गई नई आपके लिए, तो उसे समझो थोड़ा सा पहले। ये मेरे पास एक बेंजीन वलय है और इस बेंजीन वलय के ऊपर OH ग्रुप है, तो यहां पर क्या उपस्थित है, लोन पेयर। लोन पेयर के कारण अब ऑक्सीजन इन लोन पेयरों को किसको शिफ्ट करता है, इस कार्बन को, और ये इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वलय को दे दिए जाते हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन वलय की ओर जाते हैं तो उसे हम प्लस आर इफेक्ट बोलते हैं, और जब वलय से आते हैं तो माइनस आर इफेक्ट बोलते हैं। पढ़ेंगे हम डिटेल में बाद में, अभी आप बस याद रखो कि फिनॉल जो होता है वो प्लस आर इफेक्ट शो करता है, और इस कारण ये वलय को इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, चलो अब ये जो मेरा पास फिनॉल है,
इसको मैं इस तरह से घुमा दूँ आपको समझाने के लिए, नहीं तो मेरे को इधर से बताना पड़ेगा उल्टा। यहाँ पर ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कई बार बताया 6 इलेक्ट्रॉन। ये जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा यहाँ से इधर, तो नेक्स्ट सिचुएशन आपकी क्या बनती है, कार्बन की वैलेंसी देखो 1 2 3 और 4। कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी आपकी कितनी है 4, और जब वैलेंसी 4 पहले से है तो क्या कार्बन इलेक्ट्रॉन ले सकता है, नहीं। तो इस कारण ये क्या करेगा, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट कर देगा। ठीक है, क्या होगा देखना एक बार, यहाँ पर ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया नीचे। अच्छा, इस ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉन तो नीचे गया और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये ऑक्सीजन के पास रहा, तो जो रह गया वो और चला गया वो नीचे गया, दोनों मिलकर क्या बना देंगे, बॉन्ड। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों से मिलकर क्या बन जाता है, एक बॉन्ड। अब ऑक्सीजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन का जोड़ा रह जाएगा, इस कारण इलेक्ट्रॉन गए तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, देखो खुद का तो है ही, ये और आ गया तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, चलो नेक्स्ट, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और बगल में क्या है आपका, फिनॉल, बगल में क्या है आपका, फिनॉल। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, अब आप देखोगे कि यहाँ पर इस कार्बन की बैलेंसी गिनो, इस कार्बन की इस जगह भी गिनोगे यहाँ पर, तो देखो एक बॉन्ड नीचे, दूसरा बॉन्ड इधर और तीसरा बॉन्ड ये वाला बॉन्ड जो है कॉमन है वो इसका भी है और इसका भी है, तो इसके तो 3 ही बॉन्ड बैठ रहे हैं, 1 2 3, और इसके 4 हो गए, 1 2 3 4। तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन है, बॉन्ड प्लस हाइड्रोजन बराबर 4 होते हैं, तो यहाँ 3 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब एक क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहाँ पर भी अटैच है, ऑलरेडी है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्या होगा कि यहाँ से ये नेगेटिव इस कार्बन पर क्या करता है, अटैक, इस कार्बन पर ये क्या करता है, अटैक करता है। और जैसे ही ये इस पर अटैक करता है तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाते हैं, ऊपर ऑक्सीजन पर। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं, ऊपर ऑक्सीजन पर। तो क्या स्ट्रक्चर बनती है आप देखोगे थोड़ा सा, ये बेंजीन वाले ऊपर डबल बॉन्ड में O और H चल ही रहा है, जिस पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर एक बॉन्ड है, यहाँ पर एक बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, और इधर से आकर देखो C जुड़ जाएगा, C पर 2 H हैं ऑलरेडी, C पर क्या है, 2 H, तो CH2 और O पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पोजीशन अभी तक मेरी बन चुकी है, और इस कार्बन की वैलेंसी आप देख सकते हो कितनी हो चुकी है, दोबारा से 4। अब यहां पर सिचुएशन क्या आती है आप देखोगे ध्यान से, तो वो सिचुएशन ये हो सकती है कि ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, एक तो इस कार्बन के पास है यहां पर और एक हाइड्रोजन के पास है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ध्यान से देखना, आप समझने का प्रयास करना, मैं दोबारा से रिपीट करके बताऊंगा एक बार, लेकिन ध्यान से देखना। इस हाइड्रोजन के पास और कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉनों से बनता है, प्लस भी है माइनस भी है, और जिस किसी भी स्पीसीज पर प्लस माइनस होता है ना, वो उसकी स्टेबिलिटी डाउन हो जाती है, कम हो जाती है, और दुनिया की हर चीज स्थायित्व को पाना चाहती है। तो ये क्या, स्थायित्व को पाने के लिए क्या करता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को दोबारा से यहां दे देता है, इस इलेक्ट्रॉन को कहां दे देता है, इस कार्बन को। अब ये इलेक्ट्रॉन तो है और ये यहां पर आ गया, ये वाला, और जैसे ही यहां आ गया तो दोनों मिलकर बॉन्ड बना देंगे, लेकिन इस कार्बन को प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे ही ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इस कार्बन की वैलेंसी गिनो पहले से कितनी है, 1 2 3 4, 4 वैलेंसी है, देखो 1 2 3 4, और ये और दे रहा है कि भाई मेरे इलेक्ट्रॉन और ले ले तू, तो ले लेगा क्या, नहीं, क्यों नहीं लेगा, क्योंकि 5 हो जाएगी, वो पॉसिबल नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन पुनः इसको दे देगा, कौन सा वाला, ये वाला, नीचे वाला, 2 इलेक्ट्रॉन है, देखो ध्यान से, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। ठीक है, तो ये नीचे वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। अब ये ऊपर जाएगा तो प्लस क्यों आया था, इलेक्ट्रॉन गया था, इसलिए इलेक्ट्रॉन दोबारा मिल गया। तो अब एक बार देखना फिर क्या होगा, देखो OH यहां से प्लस हट जाएगा, डबल की जगह बॉन्ड सिंगल ही रह जाएगा,
ये बल है एज इट इज, इस पर तो मैंने कुछ किया ही नहीं, ये एज इट इज लगा दिया, इस पर भी कुछ नहीं किया, ये एज इट इज लगा दिया। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये इधर गया, दोनों मिलकर क्या बना देंगे, बॉन्ड। यहाँ पर एक H था जिसका इलेक्ट्रॉन लूट लिया, इलेक्ट्रॉन गया उसका, उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस। और यहाँ पर क्या लग रहा है, CH2O पर माइनस, माइनस तुरंत किससे क्रिया करेगा, प्लस से, और H यहाँ से हटकर किस पर चिपक जाएगा, इस पर। तो यहाँ पर यदि ये क्रिया हुई, समझना, यहाँ पर ये क्रिया हुई तो क्या बनेगा, देखो OH, और यहाँ पर आ जाएगा आपका CH2OH, और ये बॉन्ड आपके एज इट इज। इस तरह का एक नया कंपाउंड बन जाएगा इन दोनों की क्रिया से। लेकिन रुको, पिक्चर अभी बाकी है। कैसे, देखो, जो शुरू में मैंने बात कही थी ना +R, ये मामले को खराब करता है अभी भी। कैसे देखोगे, चलो मैं मिटाऊंगा तो नहीं, मैं आपको +R समझा देता हूं एक बार पूरा, ठीक है, आप समझना थोड़ा सा। ये फिनॉल है मेरे पास, फिनॉल पर इस ऑक्सीजन पर क्या है, लोन पेयर, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन पर लोन पेयर है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, तो कार्बन को देगा तो कार्बन के कितने हो जाएंगे भाई, कितने हो जाएंगे। अच्छा मैं उधर से समझाऊं आपको, क्योंकि मैंने ऊपर इधर वाला लिया है। कितने हो जाएंगे जल्दी से बताओ, 4 तो पहले से हैं, 1 2 3 4 5 हो जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ जाएगा, यहाँ पर। तो आप देखोगे एक नई स्ट्रक्चर क्या बनी, यहाँ पर डबल बॉन्ड OH, इस पर प्लस आ जाएगा और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये वाली स्थिति बन जाएगी, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन आगे भी दे सकता है और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर जा सकते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, सिंगल, देखो ये माइनस प्लस, लोन पेयर, फ्री रेडिकल, वैकेंट ऑर्बिटल, ये आपको कहीं दिख जाए ना, इनको डबल बोल लिया करो, डबल मन में डबल बोल लिया करो। तो ये मन में डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, जहां कहीं भी सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल चले वहां रेजोनेंस चलता है, R चलता है, ठीक है, वहां रेजोनेंस चलता है। तो देखो मन का डबल सिंगल डबल चलेगा या नहीं चलेगा, रेजोनेंस चलेगा। रेजोनेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दिए लिए जाते हैं, भाई मेरे इलेक्ट्रॉन तू पकड़, तेरे इलेक्ट्रॉन मैं पकड़ूं। याद करो, आपने केमिकल बॉन्डिंग में रेजोनेंस पढ़ लिया है, याद करो जल्दी से, केमिकल बॉन्डिंग में रेजोनेंस हम पढ़ चुके हैं, ठीक। चलो देखोगे ध्यान से, तो इसके इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉनों में से क्या हुआ, देखोगे आप ध्यान से कि ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल के यहां चला गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल के यहां चला गया, और इलेक्ट्रॉन यदि यहां चला गया तो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और 1 हाइड्रोजन, प्रत्येक के पास 1 हाइड्रोजन है, ठीक है। मैं पूरी स्ट्रक्चर बना के बताऊं आपको इसकी क्या होती है, कार्बन OH, ये स्ट्रक्चर है, देखो ध्यान से। ये आपको याद नहीं करना है कुछ भी, कहीं आप ये समझो कि इतना बड़ा हो गया कैसे याद करें, ये तो मैं इस पूरी रिएक्शन को समझा रहा हूं, बस कैसे हो रही है उसकी प्रोसेसिंग है ये, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, ये वाली, वो वाली स्ट्रक्चर, ठीक है। चाहो तो आप रेजोनेंस 12th स्टैंडर्ड में, अब आप सही ढंग से पहली बार पढ़ रहे हो, इस कारण मेरे को इतनी प्रॉब्लम आ रही है आपको समझाने में। मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मेरे दिमाग में बस एक ये चीज़ चल रही है कि पता नहीं आपको ये बात अंदर जा रही है नहीं जा रही भेजे में, कि जो मैं बता रहा हूँ वो आपके समझ में आ रही है। तो इसलिए मैं क्या बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि आप एक बार में ये चीज़ समझ जाओ तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है। तो मैं उस वाली स्ट्रक्चर से समझाता हूँ, शायद आपके ज़्यादा समझ में आए। हालांकि इसमें मेरी प्रॉब्लम ज़्यादा है, मेरे को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पर चलो कोई बात नहीं, मेरी मेहनत से आपको फ़ायदा मिल जाए तो अच्छी बात है ना। यहाँ पर लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। अब इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड गिनो, 1 2 3 और ये आपके 4।
सबसे पहले ये दो इलेक्ट्रॉन है और ये दो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा लोन पेयर कहलाता है। तो इसके पास दो लोन पेयर हैं। सबसे पहले इस लोन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ जाए, तो कार्बन के पास खुद के कितने हैं, 1 2 3 और ये 4, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन है भाई। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में बोल रहा हूँ मैं, वीडियो जरूर लंबी हो जाएगी पर समझ में आएगा। देखना कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आया, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन कार्बन पर आएगा तो क्या होगा, 1 2 3 4 और ये और आ गया तो 5, जो पॉसिबल नहीं है। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा और इस कार्बन को शिफ्ट कर देगा। ठीक है, ये इस कार्बन के पास आ जाएगा। अब इस कार्बन के पास देखो, एक तो ये रहा खुद का, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक, चलो देखो, ये कार्बन, यहां से ये इलेक्ट्रॉन नीचे आया तो ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है वो और नीचे आ गया जो, दोनों मिलकर बॉन्ड बना लेते हैं। अकेला इलेक्ट्रॉन रहना पसंद नहीं करता है। ऑक्सीजन का तो लंका लुट गई भैया, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ले गया और इलेक्ट्रॉन कार्बन ले गया तो ऑक्सीजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और कमी हो गई तो कमी को किससे दर्शाते हैं, प्लस से। अब यहां पर देखो आगे की सिचुएशन, ये बॉन्ड गायब हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन गया, ये है, तो एक तो मेरा खुद का तो है, पड़ोसी का आ गया, कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। भाई इलेक्ट्रॉन गया तो प्लस, आया तो माइनस। यहां पर ये हाइड्रोजन एज इट इज। ठीक है, ये हाइड्रोजन एज इट इज, बाकी सब पर हाइड्रोजन तो लगेंगे ही लगेंगे। बाकी इस तरह से बनाया नहीं जाता, बनाने का तरीका यही होता है, लेकिन समझाने का तरीका ये तुम्हारे लिए बेटर है, मुझे पता है। ठीक, इस पर मैंने कुछ किया क्या, कोई लिया दिया नहीं, यहां पर भी ना लिया और ना ही दिया, एज इट इज। तो एक नई सिचुएशन ये बन गई, सेकंड वाली। ये और ये एक ही बात है, कतई अंतर नहीं है इनमें। ठीक है, इसको बनाओ या इसको बनाओ। अब इसको बनाने में बहुत तामझाम लग रहे हैं और ये बिल्कुल सिंपल बन गई, इसलिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पोजीशन में क्या होगा कि अब मैं अटैक नहीं करवा रहा हूं यहां पर, मैं तो इसकी और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना रहा हूं। तो ये माइनस या लोन पेयर, सिंगल फिर डबल, तो ये मन का डबल, सिंगल डबल, तो अनुनाद चलेगा अभी। तो यहां से क्या होगा, इस H को मैं ऊपर लगा दूं, चलो यहां लगा दिया मैंने। यहां से ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां पर दे देगा इस कार्बन को। जैसे यहां देगा तो क्या होगा, इस कार्बन के पास फिर से 4 हैं और ये और आ रहा है तो कितने हो जाएंगे, 5, पॉसिबल नहीं है। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इस वाले को दे देता है। मतलब मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन दूंगा इसको तो ये वाला अपना एक इलेक्ट्रॉन आगे वाले को पकड़ा देगा। ये स्थिति चलती है पूरे में। जैसे यहां से इसको दिया, इसने अपना इसको पकड़ा दिया, यहां से इसको दिया, ये अपना इसको पकड़ा देगा, यहां से इसको देंगे, ये अपना एक इसको पकड़ा देगा, यहां से इसको देंगे, ये अपना एक इसको पकड़ा देगा। पूरे में यही चलेगा, बस एक कहानी है कि भाई ये दूसरे को पकड़ा दे। ठीक, चलो देखो, जैसे यहां पर होगा तो क्या सिचुएशन बनेगी। अब तो मैं डायरेक्ट बना लूं भाई, बार बार प्रॉब्लम आती है। देखो मैंने समझा दिया आपको कि क्या कहानी हो रही है। यहां पर प्लस लग रहा है, यहां से ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक खुद का और एक आ रहा है, इसलिए यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन आता है तो माइनस, यहां से ये इलेक्ट्रॉन इस पर गया, ये गया, ये गया, तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहां पहुंच गया और ये इलेक्ट्रॉन यहां है, दोनों मिलकर क्या बना देंगे, बॉन्ड। माइनस खत्म क्योंकि इलेक्ट्रॉन गया। ठीक, चलो इसमें मैंने कुछ किया ही नहीं, ये एज इट इज। और यहां पर एक हाइड्रोजन लग रहा है, सब पर एक एक हाइड्रोजन अब भी है, इसको मत भूल जाना। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन में क्या होगा वो देखो, ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन आगे दे, इस इलेक्ट्रॉन को ये आगे दे इसको, तो ये जो रह गया जो और ये पहुंच रहा है जो, दोनों मिलकर बॉन्ड बना देंगे। लेकिन इसके पास फिर प्रॉब्लम कि ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये अपना आगे वाले को देगा, कहानी यही है। तो यहां से ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल के इसके पास चला जाएगा। जैसे ये जाएगा तो क्या सिचुएशन बनेगी, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन खुद का और ये आ रहा है, तो यहां पर हो गए 2 और नेगेटिव चार्ज। यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां आया तो रह गया जो और पहुंचा जो, दोनों मिलकर क्या बना देंगे, बॉन्ड। यहां पर कुछ कर ही नहीं रहा हूं मैं, और ऊपर मैंने अब भी कुछ नहीं किया तो प्लस। नेक्स्ट सिचुएशन में क्या होगा, ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन यहां देगा
अब इसका काम क्या होगा, ये अपने से अगले को देगा, इधर मत दे देना नहीं तो वही कहानी फिर चालू हो जाएगी। तो ऊपर जहाँ प्लस है वहाँ, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इस प्लस को। तो नेक्स्ट सिचुएशन क्या बनेगी, इधर कुछ नहीं किया, इधर कुछ नहीं किया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो रह गया जो और गया जो दोनों मिलकर क्या बना देंगे, बॉन्ड। यहाँ से डबल की जगह क्या हो जाएगा, सिंगल और OH। तो देखो पहली और लास्ट वाली एक ही बात है, ये वाली और ये वाली एक ही बात है। अब आप कहोगे एक बात कैसे, यहाँ पर तो बॉन्ड इस तरह से लगे, यहाँ पर बॉन्ड इस तरह से लगे, तो ये उल्टा सीधा ही तो होता है भाई। रेजोनेंस में बॉन्ड ही तो घूमते हैं, रेजोनेंस है क्या है, बॉन्डों का रोटेशन होता है बस, और क्या है, कुछ नहीं है। इसी कारण तो कई बार आपने देखा होगा बेंजीन के अंदर ऐसे लगा दिया जाता है, ये गोला क्या है, बॉन्ड अंदर ही अंदर घूम रहे हैं घूम रहे हैं घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये कहानी बनी। अब मेरे को एक बात बताओ कि एक तो इस कार्बन पर नेगेटिव आया, एक इस कार्बन पर नेगेटिव आया और एक इस कार्बन पर नेगेटिव आया। इस कार्बन के जस्ट बगल में ये वाला कार्बन, ये 1 ये 2, और इधर से देखें तो इस कार्बन के जस्ट बगल में ये 1 और ये 2, तो ये तो 2 पोजीशन पर, इधर माइनस और इधर भी 2 पोजीशन पर, तो ये दोनों पोजीशन तो सेम ही है, इनको ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। लेकिन ये वाली पोजीशन अलग हो गई है, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4 नंबर वाली हो गई। कौन सी हो गई, 4 वाली हो गई। तो इसका मतलब ये है कि अटैक इधर से हो चाहे इधर से हो, वो तो एक ही बात है, यही प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अटैक यदि यहां से हो गया तो एक और प्रोडक्ट बन सकता है, तो वो प्रोडक्ट कौन सा होगा, वो देखो। मिटा दूं, ये चीजें यहां की नहीं है, ये तो रेजोनेंस की चीज है, समझने की चीज है। बहुत एग्जाम्पलों से समझाऊंगा मैं डिटेल में आपको बाद में, ठीक है। अभी तो आप केवल दूसरा प्रोडक्ट और समझो क्या होगा, कि मान के चलो अटैक आपका ये लॉन पेयर थे और यहाँ पर ये सिचुएशन थी, इसने यहाँ दिया इसने यहाँ दे दिया, ठीक है। उसके बाद एक नई संरचना बनेगी और वही संरचना मैं आपके आगे बना देता हूँ लास्ट में, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं बना चुका था, प्लस। और यहाँ पर क्या आ चुका था आपका, यहाँ पर आपका H और यहाँ पर आपका नेगेटिव, और ये सिचुएशन थी, ठीक है। रेजोनेंस के बाद सेकंड नंबर पर ये सिचुएशन हमारी आ गई थी, और ये इससे क्रिया करे HC डबल बॉन्ड OH से, तो यहाँ से ये वाला इस पर अटैक करता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, और क्या स्थिति बन जाती है आपकी, ये डबल इधर H इधर CH2O माइनस और इधर बॉन्ड और इधर डबल बॉन्ड OH और इस पर प्लस, ठीक है। जैसे ये बना ना उसी टाइप से ये बन गया। अब क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करे, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाए, यहाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बना देंगे। लेकिन कहानी वही कौन सी, कि जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये अपना इस इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगा, आगे वाले को, यहाँ पर, तो आगे वाले को देगा, तो क्या सिचुएशन बनेगी, ये बॉन्ड एज इट इज यहाँ बॉन्ड बनी जाएगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकलकर इधर नेगेटिव कर देगा, इधर O और H इस पर प्लस, अब अगली, और यहाँ पर CH2O माइनस, और इधर कौन रह जाएगा, H प्लस। ये प्लस किस पर चिपक जाएगा, यहाँ पर OH, ठीक है। अब क्या होगा कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा, तो क्या कहानी बनेगी, ऊपर OH, यहाँ बॉन्ड यहाँ बॉन्ड यहाँ बॉन्ड और नीचे CH2OH। तो मेरा दूसरा प्रोडक्ट और बन जाता है, यहाँ पर एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा ही बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट और क्या बनेगा आप देखोगे, CH2OH। तो ये 2 प्रोडक्ट बनते हैं। और ये पूरी कहानी जो मैंने बताई है आपको, चाहे समझ में आई या नहीं आई मुझे पता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 5% बच्चों को समझ में आएगी, जो कि घर पर बैठ के ध्यान से पढ़ेंगे उनको, और चलते चलते देखेंगे अरे पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उनके समझ में नहीं आएगी। नहीं आए तो बताना मेरे को, ठीक है, फिर से समझाऊंगा मैं। पहले रेजोनेंस समझाऊंगा, फिर उसके बाद ये बताऊंगा, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म का टॉपिक है पूरा। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि ये हमारे कोई मतलब के नहीं है एट प्रेजेंट। हमारे मतलब का केवल और केवल क्या है, ये तो मैंने केवल इस रिएक्शन को समझाने के लिए इतनी कहानी आपके आगे गढ़ दी है कि जब फिनॉल की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ होती है तो ये 2 प्रोडक्टों का निर्माण होता है। इस पोजीशन से इन दोनों पोजीशनों को ऑर्थो बोला जाता है, इन दोनों को मेटा बोला जाता है, इसको पैरा बोला जाता है। तो ये बना ऑर्थो, ऑर्थो
हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, और ये बना पैरा हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी और पैरा हाइड्रोक्सी। ऑर्थो हाइड्रोक्सी और पैरा हाइड्रोक्सी पूरा नाम लिखें तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी मैथिल फिनॉल और पैरा हाइड्रोक्सी मैथिल फिनॉल। अब मैं चाहूँ तो डायरेक्ट भी कह सकता था, इतनी बड़ी बात बताने की जरूरत नहीं थी कि फिनॉल की अभिक्रिया जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ की जाती है तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी मैथिल फिनॉल और पैरा हाइड्रोक्सी मैथिल फिनॉल का निर्माण होता है, और आपके लिए सुविधा भी लगती है, आपको ऐसा लगता कि हाँ सिंपल सी अभिक्रिया याद कर लेंगे। लेकिन यदि आपको वो पूरी प्रोसेस नहीं पता ना, तो आप 1 याद करोगे, 2 याद करोगे, 5 याद करोगे, 10 याद करोगे, उसे याद नहीं, रटना बोलते हैं। और रटंत पद्धति से आप 1, 2, 5, 10 ही तो सीखोगे। आपको रिएक्शन मैकेनिज्म सीखनी है कि कैसे उसकी मैकेनिज्म से प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। और वो मैं आपको सिखाने का पूरा प्रयास करूंगा आगे के चैप्टरों में। ये तो केवल एक इतनी सी बात है, ठीक है। आगे के ऑर्गेनिक के चैप्टर आएंगे, उनमें अपन को सीखना है, लेकिन उससे पहले हम बेस सीखेंगे। आज आपके नहीं समझने का थोड़ा सा कारण ये होगा कि बेस अभी आपको पूरा मिला नहीं है, और ये चैप्टर हमने पॉलीमर ले रखा है, उससे पहले अपन ऑर्गेनिक का बेस समझ के इसको पूरा क्लियर करेंगे आगे की क्लासों में, ठीक है। तो ये मेरे पास ऑर्थो हाइड्रोक्सी मैथिल फिनॉल और पैरा हाइड्रोक्सी मैथिल फिनॉल का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ये बनने के बाद क्या होता है एक्चुअली कि अब 2 स्थितियां उत्पन्न होती हैं। कौन कौन सी 2 स्थिति? नंबर 1, यदि फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड का अनुपात 1 से कम होता है, और दूसरा, यदि फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड का अनुपात 1 से ज्यादा होता है। तो जब फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का अनुपात 1 से कम है, तो ये जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी मैथिल फिनॉल है, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी मैथिल फिनॉल होता है, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी मैथिल फिनॉल के, अब ये मेरे को मिटाना होगा, मैंने ऑर्थो हाइड्रोक्सी मैथिल फिनॉल के बहुलीकरण से रेखीय बहुलक नोवोलैक का निर्माण होता है। और दूसरा, यदि फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड का अनुपात 1 से ज्यादा होता है, तो रिसॉल बहुलक का निर्माण होता है। ठीक है, अच्छा चलो कैसे, तो मैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी मैथिल फिनॉल ले लेता हूं। देखो समझाने के लिए मैं 2-3 इकाई ले रहा हूं आपको, बाकी काम हमें एक से ही चलाना है। ऐसा करो, इनकी जगह आप गोलाई लगा लो, क्योंकि आपको अब पता तो चल चुका है, अंदर ही अंदर ये घूमते रहते हैं। ठीक है, 2 से हम समझ जाएंगे। प्रत्येक कार्बन पर क्या है, H, प्रत्येक पर क्या है, H, तो यहां पर भी H लगा देता हूं मैं, इधर भी H लगा देता हूं। यहां से ये जाए, यहां से ये, यहां से H, यहां से ये, तो इस सिचुएशन में आपका क्या बन जाएगा, देखोगे आप, यहां से बेंजीन वलय, ठीक है, इस वलय से CH2 इस जगह पर, फिर ये CH2 देखो OH गया, H गया और इस वलय से जुड़ गया, फिर इससे CH2 और फिर वैलेंसी खाली,
और इधर आपका OH, इधर आपका OH, और पूरे पर क्या लगा दोगे आप, N। इसी को नोवोलैक या रिसॉल बोलते हैं, जो कि यदि इन दोनों का अनुपात यदि 1 से कम है तो फिर इसके बहुलीकरण से जो पॉलीमर बनेगा वो होगा नोवोलैक, और यदि इन दोनों का अनुपात 1 से ज़्यादा है तो इसके बहुलीकरण से जो पॉलीमर बनेगा वो क्या होगा, रिसॉल। यही नोवोलैक है, यही रिसॉल है, लेकिन बस अंतर क्या है, जब इन दोनों का अनुपात या रेशो 1 से कम है तो वो नोवोलैक होगा, और जब इनका अनुपात 1 से ज़्यादा है तो ये रिसॉल हो जाएगा। क्लियर है? अब बेकेलाइट के निर्माण में हमें काम में आता है कौन, रिसॉल। कौन काम में आता है, रिसॉल। ठीक है, वो सॉरी गलत बोल रहा हूं, नोवोलैक काम में आता है। बेकेलाइट का जब निर्माण किया जाता है तो नोवोलैक को काम में लिया जाता है, और नोवोलैक कब बनता है, जब फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड का रेशो 1 से कम होता है। अब बात आती है कि कैसे हम इसके यूज से क्या बनाते हैं, बेकेलाइट का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखोगे आप, बेकेलाइट का फॉर्मेशन करने के लिए दोनों ही इकाइयाँ यूज में आती हैं, या इसका एक सिंपल तरीका ये भी होता है कि हम क्या करें, देखोगे ये जो मेरे पास पॉलीमर बना नोवोलैक, इसकी 2 यूनिट ले लेता हूं मैं, ध्यान से देखना, इसकी 2 यूनिट ले रहा हूं मैं। ठीक है, चलो एक और यूनिट ले लेते हैं इसकी। ठीक है, फर्स्ट यूनिट हो गई। एक इसकी उल्टी यूनिट ले रहा हूं नीचे की साइड। ठीक है, और ये आपस में इस तरह से CH2 ये होल पावर N, और इसकी भी ऑल पावर N। ठीक है, अच्छा, ये नोवोलैक के इकाइयों के बीच में फॉर्मेल्डिहाइड के अणु फंसते चले जाते हैं, त्रियक बंध, क्रॉस बंध का क्या कर लेते हैं, फॉर्मेशन। तो यहां पर क्या आ जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड, और फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है आपका, CH2O, देख लो CH2O। अच्छा, आपको ये तो पता है प्रत्येक कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। मैं अभी दोबारा से भी समझाऊंगा इसको पूरे को, क्योंकि अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा लेकर समझाया, आपके दिमाग में चल रहा होगा इतना बड़ा है क्या ये, नहीं, ये छोटा सा है। यहाँ से H, यहाँ से H, और यहाँ से बाहर क्या निकल जाता है आपका H2O, यहाँ से H, यहाँ से H, और यहाँ से आपका क्या बाहर निकल जाता है H2O, यहाँ पर H, यहाँ पर H, और यहाँ से क्या बाहर निकल जाता है आपका H2O। और ये पूरी इकाई आपकी जुड़कर क्या बनाती है, मैं स्ट्रक्चर को बनाता हूँ, देखना ध्यान से। एक बेंजीन वाले, दूसरी, तीसरी, ठीक है, यहां तक बना लोगे। इन दोनों के बीच में आप क्या लगा दोगे, CH2, इधर से फ्री कर देना। एक CH2 चाहो तो और लगा दो इधर, और इधर लगा दो इन दोनों में, और ऊपर क्या OH, 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 नीचे भी OH, OH और OH। ये तो आपको पता है कि ये वाली चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब बीच में CH2 लगाया है, तो देखो इधर से इसका H गया, इसका H गया, इसका O गया, केवल CH2 रह गया। तो दोनों के बीच में क्या लग जाएगा, CH2। यहाँ पर भी दोनों के बीच में CH2, यहाँ पर भी CH2, और इस तरह से ये जो कंप्लीट यूनिट मेरी बन गई है, यही क्या होती है आपकी बेकेलाइट। और इस तरह से N नहीं लगाना चाहो तो एक तरीका मैंने आपको पहले बता दिया, इस तरह से कर दिया करो इनको। ये कंटिन्यू इधर चल रहा है, कंटिन्यू इधर चल रहा है, और बेकेलाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई करके बताता हूँ 3 स्टेप में कि ये क्या हो रहा है पूरा प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि ये सबसे जटिल पॉलीमर है
और लास्ट पॉलीमर है, ठीक है। इसके बाद आपका पॉलीमर जो औद्योगिक महत्व है वो सब खत्म ही हो जाएंगे और एक सिंपल सा टॉपिक हमारा रह जाएगा कि पॉलीमरों का वेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, देखना आप ध्यान से, और फिर आपको लगेगा कि हाँ ज़्यादा जटिल नहीं है। अभी तक मैंने क्या है वो रिएक्शन की प्रोसेस आपको समझा दी थी, तो इससे आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि कितना बड़ा हो गया ये। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले मेरे पास एक फॉर्मेल्डिहाइड का अणु होगा, इसकी क्रिया मैं फिनॉल यानी फिनॉल से करवा देता हूं। तो ये फिनॉल, ये फॉर्मेल्डिहाइड, ये दोनों क्रिया करते हैं तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल प्लस पैरा हाइड्रोक्सी फिनॉल प्राप्त हो जाता है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल के एन मॉलिक्यूल बहुलीकृत होते हैं और बहुलीकृत होकर नोवोलैक का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। नोवोलैक क्या होती है आपकी, एक रेखीय बहुलक होता है जब फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का अनुपात आपका क्या रह जाए, 1 से कम। फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का रेशियो आपका जब कम होता है तो नोवोलैक का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, और 1 से ज्यादा होता है तो रिसोल बन जाता है। अब ये जो नोवोलैक है, नोवोलैक की यूनिट आपस में क्या होती हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ती चली जाती हैं फिनॉल के साथ। तो मैं 2 यूनिट लेता हूं, देखो फर्स्ट CH2 से कनेक्ट कर दो, ठीक, ये OH OH OH। इसी प्रकार नीचे उल्टा, OH OH OH, ये फिनॉल हो गई और CH2 लगा के आप इनको क्या बना दोगे, नोवोलैक, ठीक है। चलो अब ये मॉलिक्यूल चाहो तो आप इस तरह से करके इसको कंटिन्यू करा सकते हो, ठीक है। अब बीच में त्रियक बंध बन जाते हैं, क्रॉस बंध बन जाते हैं और यहां पर आ जाता है कौन, फॉर्मेल्डिहाइड के अणु। तो फॉर्मेल्डिहाइड के अणु कैसे, CH2O CH2O और CH2O। आपको पता है यहां पर H नहीं होगा क्योंकि बॉन्ड बन रहा है, यहां पर भी नहीं होगा, बॉन्ड बन रहा है, यहां पर भी नहीं होगा, लेकिन इनसे कोई बॉन्ड नहीं बन रहा तो यहां पर एक एक हाइड्रोजन है। तो यहां हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है। इसी प्रकार पैरा पोजीशन पर सभी पर क्या है, हाइड्रोजन। और यहां से क्रिया के दौरान क्या बाहर निकल जाता है, H2O। यहां पर भी आपका H2O और यहां पर भी आपका H2O, ठीक है। और ये जब पॉलीमर बनाते हैं तो सेम इसको छाप दो आप, कैसे, नीचे भी OH OH ग्रुप आप लगाते जाओगे और सबसे पहले नोवोलैकों को कंप्लीट करो। इधर भी CH2, यहाँ पर CH2 CH2 और ये कंटिन्यू, और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, CH2। और ये आपका क्या होता है, बेकेलाइट। ताप दृढ़ बहुलक होता है, बहुत कठोर पॉलीमर होता है ये, और फॉर्मेशन हमारी कंप्लीट हो जाती है। ये ताप दृढ़ बहुलक होता है। नोवोलैक इकाइयों के मध्य में ये क्रॉस बॉन्ड बनने के कारण, क्रॉस बॉन्ड या त्रियक बंध बनने के कारण ये ताप दृढ़ हो जाता है, इतना मजबूत हो जाता है कि दुर्गलनीय कह सकते हैं इसको हम। यानी कि एक बार यदि इसको किसी सांचे में डाल दिया हमने, तो सांचे में डालने के बाद जब हम इसे दोबारा दूसरे पिघलाकर या गलाकर दूसरे सांचे में डालते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। जैसे बर्तनों के जो हैंडल आते हैं, कुकर वगैरह पे जो ब्लैक कलर के हैंडल होते हैं, वो आपके बेकेलाइट के बने हुए होते हैं।
और बोर्ड वगैरह में जो स्विच आते हैं आपके, वो स्विच भी इसके बने हुए होते हैं। कई प्रकार के प्लास्टिक, जिनको लो प्लास्टिक वाले खरीद के नहीं ले जाते और वो मजबूत होते हैं, वो बैकलाइट ही होता है अधिकतर, ठीक है। इसके अलावा जो कंप्यूटर हैं, टेलीविज़न हैं, रेडियो हैं, इनके पीछे के जो शोकेस आते हैं ना, जो मजबूत होते हैं काफ़ी, जिससे पीछे से अपन एलईडी को टांग देते हैं, वो शोकेस भी इन्हीं के बनाए जाते हैं, ठीक है। और भी विद्युत रोधी पदार्थ इनके बनाए जाते हैं, करंट का फ्लो इनमें नहीं होता है, ऊष्मा के रोधी होते हैं ये, मतलब ऊष्मा को भी अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने देते। इसी कारण बर्तन जो होते हैं वो कितने गर्म हो जाते हैं, उनके ऊपर जो हैंडल होते हैं उनको अपन बड़ी आसानी से पकड़ लेते हैं, तो वो इसी के बने हुए आते हैं। ऊष्मा रोधी होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं, ठीक है, और मजबूत बहुत ही ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इनको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है। ताप दृढ़ होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि क्रॉस बंद बन जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है इनमें, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड क्रिया करके ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल और पैरा हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल का निर्माण, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल और पैरा हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल बना लेते हैं। ऑर्थो हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल जो है वो बहुलीकृत होकर नोवोलैक बनाते हैं। यदि फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का अनुपात 1 से कम है तो ये बनता है, और यदि इनका अनुपात 1 से ज़्यादा है तो रिसॉल बनता है, ठीक है। ताप दृढ़ होता है वो भी, ये रेखीय बहुलक है। फिर ये जो नोवोलैक है, ये फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया करके बहुलीकरण करता है, और बहुलीकरण करके, कौन सा बहुलीकरण? संघनन, जल के अणु बाहर निकल रहे हैं यहाँ पर भी। तो बहुलीकरण करके क्या बनाता है? बैकलाइट बनाता है, बहुत ही दृढ़ मजबूत पॉलीमर का निर्माण हो जाता है, और बहुत ज़्यादा उपयोगी ये होता है। तो यहाँ आकर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके सभी उद्योगों में पाए जाने वाले या औद्योगिक बहुलक हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। एक और पॉलीमर होता है इसी प्रकार का जो ताप दृढ़ होता है, उसे मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बोल दिया जाता है। तो वो भी काफ़ी यूजेबल होता है।